Honorable Speaker, sir. Members to take the oath or affirmation. Secretary General, please proceed. Yes, sir. Mr. Navneet, who has been elected from New Delhi constituency, will now take oath of affirmation. Sir, do you wish to take oath of affirmation? Oath, please. In which language do you wish to take the oath? In Hindi, please. Okay, sir. Please proceed. मैं नवनीत, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। Miss Irisha, who has been elected from constituency, will now take oath of affirmation. Madam Irisha, do you wish to take oath of affirmation? Oath, please. In which language do you wish to take the oath? In Sanskrit, please. Okay, ma'am. Please proceed. अहम इरीशा लोकसभा सदस्यः तेवन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरेण नामनाशय यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयसे यद् अहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षस्यां तथा यत् पदं ग्रहन्तुम् अहम् उद्यतो अस्मि तथ्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। Please. Yes, sir. Mr. Tijil, who has been elected from Hamipur constituency, will now take oath of affirmation. Sir, do you wish to take oath of affirmation? Oath, please. In which language do you wish to take the oath? In English, please. Okay, sir. Please proceed. I, Tizil, have been nominated as a candidate to fill a seat in the Council of State, to swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established, and that I will uphold the true sovereignty and integrity of India. I request the House to stand for a while to express our deep sorrow. I'll request Prime Minister to introduce two new ministers. Honorable Speaker, I want to introduce our new members in the Parliament. Madam Ashmita, Minister of Youth Affairs. Mr. Navneet, Road and Transport Minister. Mr. Karthik, Minister of Health and Family Welfare. Mr. Tanvi, Minister of Information and Broadcast. Madam Yamini, Minister of Agriculture. Now the question hour begins. Question number 201, Miss Isha. धन्यवाद महोदय। मैं माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी की ओर मुखातिब होती हूँ। वैसे तो नवनीत जी ने जो भी काम किया है सब लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चलता है कि NHAI की आर्थिक हालत खराब है और जो टोल कलेक्शन की बात है उससे सड़कों की मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल है। मॉनसून में सड़कें कहाँ जा रही हैं कुछ पता ही नहीं चलता। एक ही बारिश में पुल व सड़कें बह रहे हैं। अगर आप सड़कें बना रहे हैं तो उनकी गुणवत्ता के बारे में कब सोचेंगे? मुझे तो लगता है कि आप सत्ता में देश का भला करने आए हैं, करप्शन करें। मुझे तो डर है कि अब आपका इरादा कहीं सड़कों को प्राइवेट सेक्टर को बेचने का तो नहीं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि NHAI की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर, NHAI AAA रेटिंग है। हमारा मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग है ईशा जी कि पूरे हिंदुस्तान में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं। कुछ तो पूरा हो भी चुके हैं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। मेरठ से दिल्ली पहले 4 घंटे लगते थे, अब केवल 40 मिनट में। और हाँ, रोड व पुल गिर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी ही पिछली सरकार के कार्यकाल में बनाए गए थे। आपकी ही पिछली सरकार ने घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग कर इन पुलों का निर्माण करवाया था। आप जानते ही होंगी कि हम लोकतंत्र में रहते हैं जहां जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। हम भी जनता के ही माध्यम से सत्ता में आए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले समय में हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा और कोई पैसे की कमी भी नहीं है। धन्यवाद। Question number 202, Madam Muskan. Honorable Speaker, sir. जे पुत्र घटा ते न बिगदे तिया न मिलन बाजार कुड़े ए सौदा सच्चा सौदा है ए नकद न मिले उधार कुड़े। Will the minister be pleased to state whether it is also a fact that the Medical Council of India has asked all the concerned to inform the Medical Council about any unethical act or medical misconduct, and if so, the details thereof, please.
Mr. Karthik. Honorable Sir, the Medical Council of India has issued instructions to Dean or Principal of all medical colleges, all health secretaries and all principal councils of the state to take action with regard to any complaint received on ultrasonography, Knoxville drugs, etc. Further, government has recently launched Beti Bachao Beti Padhao scheme to curb the menace of female foeticide and balance the declining sex ratio. Thank you, sir. प्रश्न क्रमांक 203, मैडम इशिता, प्लीज। थैंक यू सर। संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। इस काल चक्र के चक्रव्यूह में हम अभिमन्यु जैसे हैं। न्याय धर्म और पौरुष को जब सिंहासन से तोला जाता है, एक युद्धवीर को जब कायर बोला जाता है, ऐसे कपट युद्ध में केशव हमसे पूछो हम कैसे हैं। कलयुग के इस कुरुक्षेत्र में हम अभिमन्यु जैसे हैं। हम अभिमन्यु जैसे हैं। इस नए धर्म के काल में क्या युवा अभिमन्यु बचेगा? ये अभिमन्यु कोई और नहीं बल्कि देश का युवा वर्ग है। मान्यता है कि देश का युवा एक ऐसी शक्ति होती है जो देश को सशक्त और समृद्ध बनाती है। श्रीमान, मेरा सरकार से सिर्फ यही सवाल है कि युवाओं को हर क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन राजनीति में क्यों नहीं? नेता सरकार के सामने खड़े होते हैं, वो रातों रात गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों और कैसे? ये कैसा न्याय है? कैसा लोकतंत्र है ये? हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए। Yes, please. महोदय, हिंदुस्तान में नए पंचों के युवाओं को प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और अवसर देने की परंपरा बहुत पुरानी है और हम इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं। महोदय, अगर कोई इस परंपरा से विपरीत चला है तो वो हमारा विपक्ष है। महोदय, विपक्ष भूल गया है कि संसद में परिवारवाद की गंगोत्री उनके ही घर से निकलती है। अगर आप ध्यान दें श्रीमान, तो उनके परिवार के सदस्य सदन में मौजूद हैं और ये हमसे पूछते हैं कि युवा को राजनीति में मौका क्यों नहीं मिलता। नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम के तहत हमने युवाओं को अवसर दिया है, जिसकी वजह से आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने तो हमेशा अवसर छीनने का काम किया है। अगर ये कुर्सी छोड़े तो किसी और को मौका मिले। महोदय, इन्होंने छात्र चुनावों की बात की। ये भूल गए हैं कि कोरोना महामारी के कारण छात्र चुनाव नहीं हो पाए थे, परंतु अब करवाए जा रहे हैं। महोदय, हम चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, केंद्र में हो या राज्य में या महाविद्यालय छात्र दल चुनाव में, हमने हमेशा युवाओं को अवसर दिया है। महोदय, आपके माध्यम से मैं विपक्ष को यह बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का हर वरिष्ठ नेता उस चाणक्य के समान है जो एक अबोध बालक को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का प्रयास करता है। धन्यवाद। Calling attention notice. Now let us take up the calling attention motion. I invite Ms. Shivangi to call the attention of the Minister of Information and Broadcasting to the unprecedented resignation by the members of Central Board of Film Certification, citing bureaucratic interference, coercion and corruption. Ms. Shivangi, please. Honorable Speaker, sir, I would like to call the attention of Minister of Information and Broadcasting to a dramatic development in which Central Board of Film Certification, Chief and 8 other members quite citing political interference and coercion. The Chief has stated total interference on every film, big and small. The Constitution of Speaker, sir, I would like to call the attention of the Minister of Information and Broadcasting to a dramatic development in which Central Board of Film Certification, Chief and 8 other members quite citing political interference and coercion. In the present instance, the Chief alleged pressure religious groups on a film by a religious leader. The Constitution of India guarantees freedom of speech and expression under Article 19(1)(a), and the board is an independent autonomous statutory body incorporated under the law made by the Parliament. Then why statutory body incorporated under the law made by the Parliament? Then why such fundamental rights is violated by any kind of political pressure and alleged coercion? Thank you. Mr. Tanmay. I would like to inform the House that there is no interference in board's functioning by the government. So I request the member to approach proper evidence of political interference. Thank you, sir.
Question number 204. Miss Jia. धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि देश में किसानों की आत्महत्याओं की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? समाचार पत्रों और टीवी चैनलों की खबरें यह सब कहानी बयां कर रही हैं। मैं पूछती हूँ, आत्महत्या की चिता पर सुलाकर किसान को नींद कैसे आ जाती है इस देश के प्रधान को? मैं ही नहीं, यह पक्ष, यह विपक्ष, यह पूरा देश जानना चाहता है कि किसानों की आत्महत्याओं को रोकने, उनकी आय को बढ़ाने, उनकी जीवन दशा को सुधारने के लिए आपकी सरकार भविष्य में क्या कदम उठा रही है? सरकार की भविष्य में क्या योजनाएं हैं? हम जवाब चाहते हैं। माननीय कृषि मंत्री। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी सरकार किसानों की आत्महत्याओं को रोकने और उनके उत्थान के लिए भविष्य में काफी योजनाएं लागू करने जा रही हैं। किसानों को उन्नत किस्म के बीज मुहैया करवाए जा रहे हैं, सब्सिडी पर कृषि उपकरण दिए जा रहे हैं, अनेक प्रकार के सिंचाई के लिए टैंक व नहरें बनाई गई हैं, अनाज भंडारण की व्यवस्था की गई है, कृषि ऋणों को 6 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त किया गया है, प्रति वर्ष 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खातों में डाले जा रहे हैं। महोदय, जिन योजनाओं की बात मंत्री जी कर रही हैं, वह सब योजनाएं हमारी सरकार के कार्यकाल में भी थी। इस विषय में मंत्री जी क्या कहना चाहेंगी? महोदय, विपक्ष को अपने घड़ियाली आंसू बहाने की आदत ही नहीं जाती। इनकी गलत नीतियों का ही परिणाम है जो किसानों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महोदय, मेरा आश्वासन है कि जल्द ही हमारी सरकार किसानों के लिए बेहतर और हितकारी योजनाएं लागू करेंगी। धन्यवाद। Question number 205. Madam Yashika. Honorable Speaker, sir, I want to ask Women and Child Welfare Development Minister about the steps that the government is going to take for the safety of women. The security of women in the country is in danger. Incidents of molestation, teasing, abusing, and misbehavior against the women are increasing day by day. It is difficult for a woman to even go out of the house at night. Sir, please inform the House about the steps the government is going to take for the safety of women in the country. Miss Pratibha, Minister of Women and Child Welfare. लक्ष्मीबाई जैसा साहस जिसमें मीराबाई जैसा प्रेम है, पद्मावती जैसा जोश जिसमें दुर्गावती जैसा पराक्रम है. So, I want to tell the members of parliament that the government is committed to the Safety Act of Women. We are going to make Women's Safety Act more stronger. POCSO Act has been further strengthened for the case related to minor girls. For the safety of women, women's cells and women police station has opened across the country, which will remain open 24 hours. Also, the Nirbhaya Fund project was launched by government for the security and safety of women. Beti Bachao, Beti Padhao scheme was also launched by government, which addressed the declining sex ratio of girl child. Many schools was opened by government for the better education of girl child. Thank you. अनुपूरक प्रश्न, मैडम वसुधा, प्लीज। धन्यवाद महोदय। महोदय, सरकार महिला हित के लिए कोई भी कार्य ना करके मात्र मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाती है। मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार कोई कार्य कर भी रही है या नहीं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। Madam, equal rights for men and women are given in our constitution from Article 14 to 16. Our government has started many schemes for empowerment of women such as Beti Bachao Beti Padhao, Working Women Hostels, Women Helpline 181, Mahilai Heart, etc. Many more schemes. I request my colleague members of parliament to help us in changing our thinking and attitude towards women. So, I think that if boys and men are given good values at family level, then this problem will end forever. Our government is a woman well-wisher. Thank you.
प्रश्न क्रमांक 206, मैडम क्रांति प्लीज। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से इस गरिमामयी संसद का ध्यान एक बड़े ही ज्वलंत विषय की ओर ले जाना चाहती हूँ, जो कि हमारे देश के भविष्य के बारे में है, जो कि हमारे देश के युवा के बारे में है। किसी देश का युवा अपने देश की शक्ति होता है। अगर किसी देश का युवा सही मार्ग पर चलेगा तभी देश का विकास होगा, परंतु अगर किसी देश का युवा संतोष और आक्रोश से भरा होगा तो किसी देश का विकास कैसे होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, और आप सभी को यह जान के बहुत हैरानी होगी कि आज हमारे देश का युवा धीरे धीरे संतोष और आक्रोश से भरता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है राजकीय और राष्ट्रपति योगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का परीक्षा से पहले ही लीक हो जाना। कितने दुर्भाग्य की बात है कि विद्यार्थी दिन रात एक करके रातों को जग के कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी में मेहनत करते हैं। हाय हाय, कितना बड़ा धोखा होता है इन बेचारों के साथ जब उन्हें पता चलता है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र तो पहले ही लीक हो चुका है, जिसके कारण सरकार ने परीक्षा ही रद्द करवा दी है। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। हाल ही के वर्षों में इतने सारे पेपर लीक हुए महोदय जी, उन सबको देख के भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार की कश्ती ही लीक हो चुकी है। ये पेपर लीक है क्योंकि सरकार वीक है, ये पेपर लीक है क्योंकि सरकार वीक है। और मैं माननीय मंत्री जी से भी जानना चाहती हूँ कि सीबीआई बस विपक्षी दलों को डराने और धमकाने के लिए है क्या? इस समय वो छुट्टी पर होती है या कहीं ट्रिप पर घूमने गई होती है? मुझे तो लगता है इसमें सरकार की ही कोई मिलीभगत है, तभी तो ये चुप है। अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही शर्म का विषय है। कृपया करके आप इस विषय पर अपना वक्तव्य दीजिए ताकि हमारे देश के युवा का भरोसा इस सरकार पर बना रहे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष के प्रश्नों के उत्तर देना चाहूँगा। मैं नेता प्रतिपक्ष के पेपर लीक के प्रति भावनाओं की कद्र करता हूँ, परंतु उनके द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करता हूँ। जहाँ तक राज्य स्तर की परीक्षाओं की लीकेज का विषय है तो उसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है, लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं जैसे जेईई मेन या नीट आदि परीक्षाओं की लीकेज का विषय है तो यह मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारियां भी की गई हैं। सर, सीबीआई या ईडी से डरने वाली बात अगर विपक्ष की नेता कर रही हैं तो यह तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। सीबीआई, ईडी और आईबी जैसी एजेंसीज प्रत्येक उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जो भी गुनहगार हैं और जरूरत पड़ने पर और अधिक कानून भी बनाए जाएंगे। इस देश की सरकार को इस देश के युवाओं को इस देश की सरकार पर पूर्ण विश्वास है और मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपने हौसलों के दम पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, अपने हौसलों के दम पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले ही मंच ना मिले, मंच अपना बना लेंगे। जो कहते हैं खुद को सितारा हैं, जो कहते हैं खुद को सितारा हैं, जगमगाकर उनके सामने कर देंगे रोशनी, जगमगाकर उनके सामने कर देंगे रोशनी, सूरज भी खुद का बना देंगे, सूरज भी खुद का बना देंगे। धन्यवाद। The House is adjourned for the next sitting. The Parliament. Honorable Speaker, sir. Welcome, esteemed members of the Youth Parliament, educators and guests. Today we gather here to deliberate on the future of education, a cornerstone of our society. As young leaders, it is incumbent upon us to actively engage in shaping the policies that will define our educational landscape. The new education policy 2020 presents both opportunities and challenges. It's imperative that we critically examine its provisions and ensure that they align with the evolving needs of the 21st century. Today, we gather here to exchange ideas on how to enhance our education system for the betterment of all students. It holds immense significance as it lays the foundation for the future of our nation. As young leaders, it is our responsibility to actively participate in shaping these policies to ensure that it caters the needs of students from all walks of life. Our education
education system must evolve to meet the demands of 21st century. We need to discuss how the new policy addresses the key issues such as inclusivity, technology integration, skill development, examination reform, and vocational education. How can the new education policy allows equal opportunities for all students regardless of their socio-economic background or abilities? Inclusive education by providing adequate support and resources for the students with disabilities and those from marginalized communities. How can the policy foster essential skills such as critical thinking, communication, and problem solving? Project-based learning and extracurricular activities that promote skill development beyond traditional academic subjects. What about technology integration? Policy should focus on providing both students and teachers to effectively utilize technology integration. शिक्षा एक गुरूर है, शिक्षा एक अधिकार है, शिक्षा सबसे ऊपर है, शिक्षा अपार है. How can the policy promote vocational training and equip students with needed practical skills? Vocational education should be integrated into the mainstream with opportunities for hands-on learning and apprenticeships. What about examination reform? It is another crucial aspect. How can we shift from a rote learning based on assessment system to one that encourages holistic learning and understanding? We need to explore alternative assessment methods such as portfolios, presentations, and project-based learning to move away from the emphasis of memorization. Does our government make any new rule or provision for inclusion related to education? I want to know. So, education policy was made by Kathari Commission in 1968 and 1986. Thanks, ma'am. I would like to know, as there has been a change in education policy, teachers should also fulfill this criteria to enhance the capability of students. What provisions have been made in the new education policy to eliminate or decrease unemployment situations for the youth? Youth power has been given priority in our new education policy. In this policy, the aim is to bring out the youth skills, providing opportunities for jobs, for business. And what about skill development? I want to know. Skills will be imparted. There will be a focus on providing skills as per the need of the job and industries. Honorable Speaker, sir, we have made the provisions of education, employment opportunity and skill development in the new education policy 2020. Honorable Speaker, sir, features of National Education Policy 2020. Universal access. This education policy focuses on universal access to school education from preschool to secondary level through 5+3+3+4 structure. I live in a nation, ladies and gentlemen, where it's been 77 years since the white man has left this nation. But we are still living in that inferiority complex, using fairness creams to whiten our skin, whiten our culture, whiten our education, and whiten our standard of life. Let's remember that the decisions we make today will shape the future of education of generation to come. Those members are in the favor of this policy will say yes. Yes. Those members are not in the favor of this policy will say no. So I think yes, we have it. Yes, we have it. Yes, we have it. So policy is adopted. Congratulations to all the members of Parliament for adopting the new education policy for the development of students and nation. Thank you.